Very good morning. Very good morning once again. So today we are back with our new series, that is January to June 2021 current affairs. We have been receiving feedbacks and queries from many students, and they were demanding that we should cover the current affairs of whole of the year. So as per the demands of the students, we have back with our the new series, which is basically about current affairs of January to June. We have finished international affairs in part 1 and part 2. Today we are starting with national affairs. You can see over here the highlights of the topic would be Gram Ujala scheme, Human Freedom Index, फर्स्ट डबल स्टेक ट्रेन कहां पर और कैसे लॉन्च हुई। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं रेल लिंक की, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और कौन कौन से रेल लिंक हमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन होगा। ये सेशन आपका रिटर्न ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डियर गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अ पुट अ लाइट ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यही चीज हम करंट अफेयर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में तो ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसके लिए बाकी चीजें जो कि मिसलेनियस पार्ट हो जाता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके के लिए, ये सब हम करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप करंट अफेयर को जरूर इसको महत्व दीजिए। करंट अफेयर के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, लगभग हर चीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम डेली मंडे टू फ्राइडे 8 AM से 9 AM तक आते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा नेशनल अफेयर, और कब के करंट अफेयर है ये, जैन से जून तक के। मेरा नाम जन्मदेव शर्मा है, and you can read about my achievements, qualifications, and if I talk about my experience, I have a good experience in geography, in teaching students geography, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, और जितने भी जनरल स्टडीज का जो पार्ट हो जाता है उसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लगभग 5 से 6 साल तक से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट अभी भी क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कुछ इंडियन आर्मी में है, इंडियन नेवी में है। ठीक है, मैंने भी खुद एग्जाम्स क्लियर किए हैं काफ़ी, बट मेरा शौक है पढ़ाने का, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, मेरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा, आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को करते हैं, और संडे को हम क्या करते हैं, मैराथन का लेक्चर लेकर आते हैं, जो कि सुबह 9 बजे होता है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं, शेखर सुमन, इन्होंने भी इंजीनियर सक्सेस को सम्मानित किया हुआ है। जो ये सम्मान दिया गया है, ये बेसिकली सम्मान दिया गया है हमारी सक्सेस के लिए। सक्सेस कैसे, मतलब हमने काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू क्या हो चुके हैं, सेलेक्टेड हो चुके हैं। हमारे थ्रू तो क्या ही बच्चे ही मेहनती थे, हम तो सिर्फ केवल एक मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर लाइव क्लासेस देखते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, आप लोग भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे वही तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारे तो ये तो हमारी खुश नसीबी है कि ऐसे मेहनती बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन में आए। मुझे लगता है आप लोग भी क्या हो, मेहनती बच्चे हो। ठीक है, तो आप लोग भी आते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आप घर पे भी पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे कोचिंग भी जानते होंगे, वहाँ पे भी पढ़ते होंगे, फिर शाम को फिर सेशन होते हैं, वहाँ भी अटेंड करते हैं। तो पूरा आपने भी अपने आप को रगड़ा हुआ है। तो आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और आप लोग की भी फोटो भी मैं यहाँ पर लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप में से कोई स्टूडेंट आए, वो सिलेक्ट होकर मेरे पास आए, उनकी फ़ोटो मैं ज़रूर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। मैं इस दिन का ज़रूर वेट करूँगा। तो क्या आप वो इंसान होंगे? अगर आप वो इंसान है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जी सर मैं हम वो इंसान है, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसकी फ़ोटो आप लगाने वाले हो। मुझे हार्ट भेजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 की इंडिया की रैंक क्या रही? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है, 2020 की इंडिया की रैंक क्या रही ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है,
चलिए यहां पर बात हो रही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की। मैं और भी क्या बोलता हूं, आप अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो करंट अफेयर के, तो मैंने काफी इंडेक्सेस डिस्कस भी कर चुके हैं इंडिया से रिलेटेड। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको, तो हंगर इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो हंगर इंडेक्स में हमारा क्या पायदान है, हम किस रैंक पर आते हैं। हंगर इंडेक्स में हम आते हैं 101 पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के क्या रैंक है। यूनाइटेड नेशन यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया की रैंक है 122। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर पूछा जा रहा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मतलब इंसानों को, जो सिटीजन्स है, उनको कितनी आजादी है। बात यहां पर क्या किस बारे में बात की जा रही है, आजादी की, लिबर्टी की। तो अगर लिबर्टी की बात करी जाए, नागरिकों की, उस पर हमारा क्या पायदान है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी देशों की, तो आप अगर मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो आम नागरिक रहते हैं, उनको कितनी आजादी मिलती है, क्या वो इंडिया से आगे है कि नहीं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो वो है 110 रैंक पर। चाइना की बात करना चाहता हूं, तो चाइना की अगर मैं बात करूं, ये आपकी पड़ जाती है, कौन सी रैंक पर है ये चाइना। चाइना है आपकी 129 रैंक पर। इट इज एट 129 रैंक। चाइना हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा किस रैंक पर आ जाता है, ये आ जाता है 139। तो आप देख सकते हो ये जो कंट्रीज है, ये इनकी कितनी बुरी बदतर हालत है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनको इतनी आजादी नहीं है। अब बात करें अगर हम इंडिया की, तो क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से आगे होगा या फिर उनसे पीछे होगा। क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, फटाफट मुझे बताइए। क्या इंडिया में आजादी है नागरिकों को। क्या वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें, हम कितनी छूट देते हैं या अपने नागरिकों को, फटाफट मुझे बताइएगा। क्या आंसर इसके आपके हिसाब से होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसका जो आंसर है बेसिकली क्या है, 111। तो 111 यानी 111 हमारी क्या है रैंक। तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान हमसे एक पायदान ऊपर है, चाइना हमसे नीचे है। चलो इस बारे में तो हम चाइना से थोड़ा सा आगे निकल गए, बांग्लादेश से भी हम आगे हैं। तो हमारी रैंक क्या है, 111। अगर मैं बात करूं हमें 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो 10 में से हमें मार्क्स मिले हैं 6.30। लगभग 6.5 मार्क्स मिले हमें 10 में से, किसमें, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। लगभग 6.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में सबसे पहले पायदान पर कौन सी कंट्री हो जाती है, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने आम नागरिकों को काफी छूट दे रखी है, काफी उनको आजादी दे रखी है। तो अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो पहले पायदान पर है आपकी न्यूजीलैंड। तो पहले पायदान पर जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, तो वो है स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड के बाद स्विट्जरलैंड जो है दूसरी कंट्री जिसने आम नागरिकों को क्या कर रखी है, आजादी दे रखी है। इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पर इंडिया की रैंक है 111। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या है, 111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, मतलब इन द सेंस कि एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, अब चेंज हो गए। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने एक पॉलिसी लेकर आए, ये एक प्लान लेकर आए। ये प्लान किसके अंतर्गत होगा, आपको पता ही है, हमारा जो एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी बदलाव कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। हम अभी क्या देखते हैं, अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, वो है हमारा हायर
हायर स्कूल, हाई स्कूल्स, देन वी हैव सेकेंडरी यानी 10th लेवल, 10th के बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन। ऐसा ही है ना, 10 + 2 + 3, 3 is basically graduation, 2 is 11th 12th and 10 is basically 10th class। तो 10 + 2 + 3 was our एजुकेशन सिस्टम, जो कि ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुआ था अराउंड 1920 में। तो 1920 में ये सिस्टम लागू करा था ब्रिटिश ने, और आज 100 साल हो चुके हैं। 1920 से लेकर 2020 तक हम क्या फॉलो कर रहे हैं, वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। 10 + 2 + 3 सिस्टम ही हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। ठीक है, वो किस में चेंज करा गया, करने वाले हैं, अभी चेंज नहीं हो रहा है, अराउंड 2030 तक इसको चेंज कर दिया जाएगा। तब तक तो यही सिस्टम चलेगा, 10 + 2 + 3, जो कि किसके अंतर्गत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या था, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, अब इसको क्या कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, इसके बारे में आपको कभी किसी और दिन इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर लूंगा, जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। काफी डिटेल में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अगर बात करूं मैं 2021 की, तो 2021 में इसके अंतर्गत इसको आप बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लान स्टार्ट किया है। ये तो आपका स्टार्ट कब तक इंप्लीमेंट होगा, 2030 2035 तक इंप्लीमेंट होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी तो टाइम लगेगा, बट उसी प्रक्रिया में एक प्लान इन्होंने बनाया है। तो वो बेसिकली किस क्या है, उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो आपके हिसाब से वो प्लान क्या है, उद्देश्य स्मारण, सार्थक, इनमें से कौन क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है सार्थक। ठीक है, जो नई पॉलिसी है एजुकेशन की, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी 2020 में, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, सार्थक प्लान। अगर इस सार्थक प्लान की मैं बात करूं, तो ये सार्थक प्लान अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, तो बेसिकली ये है कि आपका स्टूडेंट टीचर होलिस्टिक, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, इट इज बेसिकली स्टूडेंट टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए डियर, तो आप फुल फॉर्म देखेंगे क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। होलिस्टिक एडवांसमेंट मतलब हम क्या इनका मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि क्या करा जाए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक संबंध बनाया जाए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, किसके थ्रू, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, ये जो बेसिकली सार्थक स्कीम है, ये स्कीम आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर इंप्लीमेंट की जाएगी। ये स्कीम आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर इंप्लीमेंट की जाएगी, हायर सेकेंडरी पर नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर इंप्लीमेंट की जाएगी। यानी 5वीं तक, 5वीं से लेकर 10वीं तक, 10वीं 12th तक इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राम उजाला स्कीम has been launched by government to offer LED bulbs at ₹10। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्या हो जाती है, ये स्कीम हो जाती है। ये स्कीम की बेसिकली क्या कह रही है, ये कह रही है कि इस स्कीम के अंतर्गत LED बल्ब आप समझते ही हैं क्या होते हैं LED बल्ब। ठीक है, LED बल्ब आपके घर में भी लगे होंगे। ठीक है, तो LED बल्ब को 10 रुपए में ये देने की बात हो रही है यहाँ पर, ताकि लोग क्या कर सके, एनर्जी को बचा सकें और कम दामों में इस बल्ब को खरीद सकें।
तो इन एलईडी बल्ब को कितने रुपए में बेचने की बात की जा रही है, कितने रुपए में देने की बात की जा रही है, वो की जा रही है 10 रुपए में। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? ग्राम उजाला स्कीम के अंतर्गत। ये जो स्कीम है पहली बार कहां पर लॉन्च करी गई? ये लॉन्च करी गई वाराणसी में। ये वाली जो स्कीम है डियर, ये जो है आपकी किस कब लॉन्च करी गई? ये लॉन्च करी गई आपकी पहली बार कहां पर? वाराणसी। और सवाल आपसे कह रहा है कि पहले फेज में लॉन्च करी गई वाराणसी में, और पहले फेज में कितनी स्टेट्स में ये करी जा रही है लॉन्च? 5 स्टेट में, 3 स्टेट में, या फिर 10 स्टेट में ये स्कीम लॉन्च करी जा रही है? फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, फटाफट से मुझे इसका जवाब दें। कितनी स्टेट में ये लॉन्च की जा रही है? तो हमने कहा कि ये वाराणसी में पहली बार लॉन्च करी गई, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च करी गई? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम लेकर आए जो कि क्या है? उजाला स्कीम, जिसमें 10 रुपए में एलईडी बल्ब है। ये कितनी स्टेट में लॉन्च करी गई? पहले फेज में ये लॉन्च करी गई 5 स्टेटों में, ठीक है। और कहाँ लॉन्च करी गई? ये करी गई वाराणसी में। कौन सी मिनिस्ट्री में आ जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिया जा रहा है, ठीक है। 5 लोकेशन, द 5 लोकेशंस इन ग्राम उजाला विलेजेस इन दिस एरियाज विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। चलिए, तो हम अगर देखें ये कौन कौन से 5 विलेज हो जाते हैं, कौन कौन सी स्टेट हो जाती है। जैसे कि वाराणसी में तो ये लॉन्च ही करी गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वाराणसी में तो ये लॉन्च ही करी गई है। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के बगल में, बिहार में भी लॉन्च करी गई। इधर आपका देख सकते हैं गुजरात में लॉन्च करी गई, इधर महाराष्ट्र में यानी नागपुर में, और आंध्र प्रदेश में। इन 5 स्टेट में ये फर्स्ट फेज में लॉन्च करी गई, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आंसर है हमारा 5 स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो। तो ये सवाल तो यार मैं कहूंगा कि एक रामबाण है। ये सवाल आपका क्या हो जाता है? रामबाण हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड मतलब दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, मतलब जो ट्रेन होगी डियर, जो ट्रेन होगी वो कैसी होने वाली है? ट्रेन कैसी होने वाली है? डबल डेकर होने वाली है। मतलब डबल डेकर इन द सेंस कि ये बेसिकली क्या होगी आपकी, इसमें 2 आपके क्या रखे होंगे? कंटेनर्स रखे होंगे, 2 कंटेनर्स रखे होंगे। ऐसे दिख रहा है आपको? तो ये आपकी क्या होने वाली है? ऐसी एक ट्रेन होने वाली है, ठीक है। ये आपको ट्रेन दिख भी रही होगी। तो क्या होने वाला है? बेसिकली डबल डेकर ट्रेन होने वाली है। और ये ट्रेन बेसिकली नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी। और ये ट्रेन, सवाल जो पूछ रहा है ये पहली बार किन स्टेट्स के बीच में लॉन्च करी गई? ये कौन सी स्टेट है और ये कौन सी स्टेट है? मुझे फटाफट से बताइए, क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट मुझे इसके बताएं। क्या जम्मू कश्मीर और दिल्ली? जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए लॉन्च की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? लॉजिक लगाएंगे हम। क्या महाराष्ट्र से बिहार? महाराष्ट्र से बिहार। अब देखिए ये जो डबल डेकर ट्रेन है लॉन्च तो की जा सकती है, बट क्या आसान है इसे लॉन्च करना? क्योंकि आपको पता ही होगा ये जो ट्रेन्स होती हैं ये नॉर्मली अगर बात की जाए आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो इनके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होना चाहिए। स्पेशल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक का मतलब क्या है? डबल डेक है यानी इनकी हाइट क्या होगी? ऊंची होगी। तो जो नॉर्मल ट्रेन है उनकी हाइट तो बहुत कम होती है, उनके हिसाब से क्या होता है वो इलेक्ट्रिक की वायर होती है थोड़ी नीचे होती है। बट इनके लिए तो इलेक्ट्रिक की वायर क्या करनी पड़ेंगी? ऊपर बनानी पड़ेंगी, थोड़ी सी इनकी हाइट ऊंची होगी।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना आसान नहीं है ये ट्रैक को बनाना। तो ये ट्रैक बनाया गया और पहली बार ये इस ट्रैक पर ये ट्रेन दौड़ाई गई, और ये ट्रेन जो दौड़ाई गई आपकी डियर, ये कहाँ पर दौड़ाई गई है? ये दौड़ाई गई है आपकी हरियाणा से राजस्थान। कहाँ? हरियाणा से राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या है? हरियाणा से राजस्थान आपकी ये ट्रेन दौड़ाई गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देख सकते हैं आप इनकी हाइट, इस ट्रेन की हाइट आप देख सकते हो कितनी ऊंची है। ऊपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कितना ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इसकी कौन से स्टेशंस के बीच में ये ट्रेन दौड़ाई गई है, तो ये जो स्टेशन हैं ये पड़ जाते हैं, हरियाणा का एक नया स्टेशन बनाया गया जो कि फ्राइट कॉरिडोर्स के लिए ही बनाया गया, मतलब मालवाहक ट्रेनें हैं उनके लिए ही बनाया गया हरियाणा में। इसका नाम है न्यू अटेली हरियाणा। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया न्यू किशनगंज। तो इन दो स्टेशंस के बीच में ये ट्रेन क्या करी जाएगी? चलाई जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी विद इन विच कंट्रीज? तो किन दो कंट्रीज के बीच में मैत्री सेतु बनाया गया? यानी इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये बनाया गया? ये मैं आई थिंक आपको पहले भी मैं अपने करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूं। फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे। इंडिया के साथ वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ ये ब्रिज बनाया गया? ये ब्रिज आप देख सकते हो, ये वो ब्रिज है। इसका फटाफट से मुझे जवाब दीजिएगा। ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। अगर आप मेरे करंट अफेयर के सेशन रेगुलर देख रहे हो तो ये सवाल तो आपका आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए। सपोज करिए आपने मेरे सेशन नहीं देख पाए आप लोग, बट फिर भी अगर मैं कहूं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो क्या इसका मालदीव्स आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो मालदीव जो है वो कहां पर है? कितना नीचे है? वो इक्वेटर के पास है मालदीव्स, समझ रहे हैं? और इंडिया कहाँ है? इक्वेटर से काफी ऊपर। ये एक आइलैंड कंट्री है। तो क्या वहां से इंडिया तक ब्रिज बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंका की, तो क्या श्रीलंका के लिए श्रीलंका को ब्रिज से कनेक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट बहुत मुश्किल टास्क है। बगल में थोड़ी है श्रीलंका, आपको तो मैप पर बगल में दिखाई देता है, बट वो काफी दूर है। ठीक है, राम सेतु ब्रिज का नाम सुना होगा आपने, बट वो भी इसको कनेक्ट नहीं करता श्रीलंका को। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है नेपाल और बांग्लादेश। क्या नेपाल और इंडिया को ब्रिज से कनेक्ट किया जा सकता है? कहां पर किया जा सकता है? नदियों पर। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि नेपाल से आ रही है इंडिया में? नेपाल तो एक पहाड़ी इलाका है और नेपाल के नीचे पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। तो क्या कोई ऐसा ब्रिज बनाया जा सकता है कि जो वहां से नेपाल से उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया जा सके, या फिर बिहार को कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर उत्तराखंड को कनेक्ट किया जा सकता है? हाँ, हो सकता है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी है। बट अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के काफी ब्रिज बनाए जा चुके हैं। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? बांग्लादेश। बिल्कुल सही, काफी लोग जो है आंसर दे भी रहे हैं। आंसर क्या है हमारा? बांग्लादेश, जो कि क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हमने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश ने क्या करा है? ये ब्रिज बनाया है। हमने कोशिश करी कि कैसे हम चीजों को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया हमारा? इंडिया और बांग्लादेश। आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो ब्रिज है ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये पड़ता है आपका फैनी रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर है? ये रिवर है आपकी फैनी रिवर। तो फैनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, फैनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या है? बांग्लादेश। कौन सी रिवर हो गई डियर?
ये रिवर हो गई आपकी फैनी। जरा देख लेते हैं मैप पर इसको। अब मुझे बताइए फटाफट से, अगर जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं मुझे फटाफट से बताइए, ये फैनी रिवर कौन सी स्टेट में ट्रेवल करती है, फ्लो करती है हमारे इंडिया में? इंडिया में ये फैनी रिवर कहां पर फ्लो करती है? फटाफट से मुझे बताइए कहां पर फ्लो करती है। ठीक है, चलिए देखिए हैं यहां पर क्या है, हमारा बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, यहां पड़ता है आपका इधर, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, त्रिपुरा। बिल्कुल सही। आप लोग मेरे सच्चे सारथी हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डेली रेगुलर सेशन देख रहे हैं तो आपको ये चीज याद भी होगी। तो फटाफट से मुझे बताइए कि ये कौन सा है, त्रिपुरा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास। आंसर क्या है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक नदी बहती है जो कि आपका यहाँ तक जा रही है बांग्लादेश तक। इस नदी का नाम है फैनी। तो ये फैनी रिवर कहाँ से आ रही है, त्रिपुरा से आ रही है। त्रिपुरा क्या है, इंडिया की स्टेट है। तो जो ब्रिज बनाया गया है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया गया है, त्रिपुरा से यहाँ तक, बांग्लादेश तक। तो उस साइड से ये क्या करा जा रहा है, ब्रिज को ज्वाइन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा एंड लोकसभा टेलीविजन चैनल्स हैव बीन मर्ज्ड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड संसद। आपको पता होगा जो न्यूज चैनल है हमारे, राज्यसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है और ये दो चैनल बनके क्या बन गया है, आपका संसद कहलाता है। क्या कहलाता है, संसद टीवी। आपको सुना ही होगा, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, उत्तराखंड के एस्पिरेंट है, तो आप राज्यसभा टीवी तो जरूर देखते होंगे और देखना भी चाहिए। ये जो है आपका राज्यसभा टीवी बेसिकली क्या बात करता है, आपका जो रिसेंटली जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस करता है। यहाँ पे एक्सपर्ट आते हैं अपने फील्ड के जो कि क्या डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा टीवी में आपके राज्यसभा से रिलेटेड न्यूज़ आती है, लोकसभा में लोकसभा से रिलेटेड आती है। अब इन दो चैनल्स को मिला के क्या बना दिया गया है, संसद। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि इसके सीईओ कौन बनाए गए, इस संसद टीवी के सीईओ कौन बनाए गए, ओम बिरला, वेंकैया नायडू, रवि कपूर या नरेश जैन। मुझे बताइए, क्या वेंकैया नायडू इसका आंसर हो सकता है, क्या ओम बिरला इसका आंसर हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एम वेंकैया नायडू इज बेसिकली ही इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दूसरा ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, ही इज वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इस चैनल के सीईओ हो सकते हैं? नहीं। अगर हम बात करें इसकी ओम बिरला की, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए एक ऑप्शन तो मैंने खुद से ही एलिमिनेट कर दिया, खुद से ही हटा दिया। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन। क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, रवि कपूर। एम वेंकैया नायडू तो हमने हटा दिया। ओम बिरला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ओम बिरला जी जो है वो आपको दिख रहे होंगे, ये है। और ओम बिरला कौन है, ही इज अ स्पीकर ऑफ, ही इज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही इज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो क्या आपको लगता है हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है, चीजों को ऐसे भी समझना जरूरी है, एलिमिनेट करना जरूरी है, लॉजिक लगाना जरूरी हो जाता है। कभी कभार हमें आंसर नहीं पता होता, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लॉजिक लगाने हैं। बट उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए आपको। तो जानकारी कैसे आएगी, जब आप क्या करिए, करंट अफेयर का सेशन डेली देखते रहेंगे, तो आपको चीजें रट जाएंगी, दिमाग में फिट हो जाएंगी, बहुत अच्छे आप क्या बन जाएंगे, महारत आप हासिल कर लेंगे करंट अफेयर्स में। और ये करना जरूरी हो जाता है हर एग्जाम के लिए। अगर आपका प्री क्लियर होता है और आप मेंस में बैठोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो वहां पर आपको करंट अफेयर ही तो लिखने होते हैं। और क्या लिखना होता है? कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ करंट अफेयर ही लिखने होते हैं वहां पर। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको करंट अफेयर से ही रिलेट करना पड़ता है। अगर इंडिया और बांग्लादेश के संबंध के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे कि सर एक ब्रिज बनाया गया है, मैत्री सेतु ब्रिज बनाया जा रहा है और बांग्लादेश को और भी आर्थिक मदद की जाती है। एक ट्रीटी साइन की गई थी, टिस्टा वाटर ट्रीटी। वो ट्रीटी क्या थी? ये सब आप कहाँ से सीखेंगे? करंट अफेयर से ही तो सीखेंगे। ठीक है, चलिए
तो हमारे पास ऑप्शन बचा है ये। क्या इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए? अब हमारे पास 50% चांसेस है कि ये इनमें से एक आंसर हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? रवि कपूर। क्या है आंसर? रवि कपूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर इज सी, दैट इज रवि कपूर। थैंक यू जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं और जिनको ये पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? रवि कपूर। आंसर इज रवि कपूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रवि कपूर क्या है? हमारे नए संसद टीवी के क्या हो जाते हैं? आपके बन जाते हैं क्या? सीईओ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं और आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट कर कर आप क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जो ये बैचेस हैं, ये बेसिकली इंजीनियरिंग जो बच्चे बीटेक होल्डर हैं या फिर पॉलीटेक्निक कर चुके हैं, जो टेक्निकल फील्ड से हैं, उनसे रिलेटेड हमारे कोर्सेज हैं और काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो कि खुद आईआईटी और एनआईटी के टीचर्स ने डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर कर क्या कर सकते हैं? हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं आई थिंक पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड चिल्हा हती एंड हल्दीबारी रेल लिंक किसके बीच में है? ये रेल लिंक किसके बीच में है? क्या म्यांमार के बीच में है, इंडिया और म्यांमार, या फिर इंडिया और थाईलैंड, बांग्लादेश, या फिर नेपाल? फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे आप लोग। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। फटाफट से मुझे इसका जवाब दे। फटाफट से, फटाफट से जवाब देंगे। तो फटाफट से मुझे जवाब देंगे, फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से आंसर दीजिए। तो क्या आपके हिसाब से आंसर हो सकता है? कुछ मेरे पास आंसर आ रहे हैं। बांग्लादेश। आपको लग रहा होगा कि मैत्रू सेतु ब्रिज भी बांग्लादेश के बीच में है और ये भी आपका क्या होगा? बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी कर चुका है या मैंने ये टॉपिक पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग कुछ आंसर दे भी रहे हैं। ठीक है, सही बात है। चलिए मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको ये आंसर नहीं आता होगा। अब मुझे बताइए, अगर हम देखें इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप पर अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, हम लॉजिक लगाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? इधर है आपका म्यांमार, ये म्यांमार हो गया, और म्यांमार के इस तरफ आपका पड़ जाता है थाईलैंड। कल मैंने पर्स कल हाँ, कल हमने थाईलैंड के बारे में भी बात करी थी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी पार्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था कल। ठीक है, तो क्या आपको लगता है एक रेलवे लिंक थाईलैंड को ज्वाइन कर सकता है? और रेलवे लिंक कैसे होगा? या तो फिर समुद्र के रास्ते रेल बनाई जाए या फिर म्यांमार के होते हुए रेल बनाई जाए। तो थाईलैंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। ये तो मतलब कदापि वाली बात हो गई। कदापि इसका ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं म्यांमार की। क्या आपको लगता है म्यांमार इसका आंसर हो सकता है? क्या आपको लगता है म्यांमार इसका आंसर हो सकता है? फटाफट मुझे जवाब देंगे। क्या आपको लगता है म्यांमार इसका आंसर हो सकता है? म्यांमार। म्यांमार भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डियर म्यांमार जो है वो आपका ये है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये वाले जो देश, ये स्टेट है, ये सारे पहाड़ी एरियाज हैं। अगर आपने मेरी ज्योग्राफी क्लास ली होगी तो आपने पढ़ाई होगा कि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? हिल्स पाई जाती हैं। कौन कौन से हिल्स? मिजो हिल्स, मनी हिल्स। तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में इतना आसान है रेलवे लिंक बनाना? नहीं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास बचा है नेपाल और बांग्लादेश। तो नेपाल के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है, तो हमारे पास आंसर बचता है बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब। आंसर इज बांग्लादेश।
ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है हल्दीबारी, हल्दीबारी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और चिल्हादी कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका, चिल्हाड़ी पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो हल्दीबारी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ है हमारा? इंडिया में पड़ जाता है। आंसर हमारा क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? बांग्लादेश। ओवर हियर वी हैव बांग्लादेश एंड सॉरी दिस इज बांग्लादेश एंड ओवर हियर वी हैव वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला पूरा एरिया जो है वेस्ट बंगाल तक जा रहा है, इधर आपका पड़ जाता है असम और यहाँ पड़ जाता है मेघालय, मेघालय, ठीक है। और असम जो है आपका कुछ ऐसा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया क्या है? असम में आ जाता है। फिर असम के साथ लगकर कौन सा है? त्रिपुरा। तो आप देख सकते हो असम ने पूरा मेघालय को कवर किया हुआ है इस तरफ से, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और तीसरी तरफ इधर क्या है आपका? त्रिपुरा है। इधर क्या है? असम है, ठीक है। जो ये है मेघालय, ये इन दोनों के बीच में फंस चुका है। मेघालय जो है बेसिकली आपका क्या वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बना रहा है? क्या यहाँ पर टच हो रहा है वेस्ट बंगाल? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिएगा ये जो मेघालय है बिल्कुल यहाँ तक है, इसके बीच में आपको क्या मिलेगी? एक नदी मिलेगी जो कि क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से असम से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में कर जाती है। तो मेघालय भी वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री नहीं बनाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो हमने देखा वेस्ट बंगाल में क्या है? हल्दीबारी। तो यहाँ ऊपर है हल्दीबारी, यहाँ पर नहीं है। कहाँ है? ऊपर है। तो यहाँ से चिल्हाती तक क्या कर दी गई है? ये रेलवे लाइन ज्वाइन कर दी गई है, कर दी नहीं गई है, ये बेसिकली आपका क्या गया है? रिसेंटली दोबारा से स्टार्ट करी गई है, ठीक है। ये पहले बंद कर दी गई थी, पहले बंद कर दी गई थी। ये लाइन कब बंद करी गई? 1965 में बंद करी गई थी। दोबारा से इसको क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक और लाइन आपको देखने को मिल रही है, वो कौन सी लाइन है? जैसे कि यह बांग्लादेश हो गया, इधर आपको मिल रहा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को नई रेलवे लाइन से ज्वाइन किया जा रहा है। वो कौन सी लाइन है? अखौरा से लेकर आपका अगरतला। देख रहे हो, अखौरा बांग्लादेश से लेकर अगरतला यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश को भी ज्वाइन किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल तो हो ही रहा है, त्रिपुरा इस तरफ से भी ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करी। एक और बात जो समझने की जरूरत है वो ये कि अगर सपोज करिए हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, हमें अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो मेनली हम कौन सा रोड लेते हैं? हम लेते हैं ये वाला रोड। ये एक नेशनल हाईवे जाता है आपका झारखंड से, इधर झारखंड पड़ता है। तो अगर आपको झारखंड से कहाँ जाना है? अगर आपको इस वाले इंडिया पार्ट से इधर जाना है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप कैसे जाते हो? यहाँ से टैक्सी उठाते हो रांची से, या फिर वेस्ट बंगाल से टैक्सी उठाते हो और आप इस रास्ते से कहाँ चले जाते हैं? इधर आप एंटर कर जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर जाते हैं, आसाम में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये एक इकलौता नेशनल हाईवे है जो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। ये नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 31। ये नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 31। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर सपोज करिए ये नेशनल हाईवे को काट दिया जाए तो हमारा जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ कट ऑफ हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है चिकन नेक। क्या कहते हैं? चिकन नेक। दिस इज कॉल्ड चिकन नेक। गर्दन कही जाती है, मुर्गी की गर्दन कही जाती है। अगर इस गर्दन को दबा दिया जाएगा तो मुर्गी मर जाएगी। मतलब अगर इस गर्दन को चाइना क्या करता है, यहाँ पर कब्जा कर लेता है या काट देता है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन टूट जाएगा। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन जोड़ना है, या तो हम क्या कर सकते हैं, इधर समुद्र के रास्ते मिजोरम में जा सकते हैं, मिजोरम से हम नॉर्थ ईस्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर बांग्लादेश के थ्रू हम त्रिपुरा में जाएंगे और यहाँ पर एंटर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। या फिर एक और ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, वो क्या हो सकता है डियर?
वो हो सकता है बेसिकली म्यांमार वाला पोर्शन। तो ये जो म्यांमार है, आप म्यांमार के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द योगा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद WHO। तो WHO के साथ मिलके हमने एक ऐप को लॉन्च किया है जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेट करता है, इट रिलेट्स विद योगा। तो उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मोबाइल ऐप? फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे, उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? फटाफट बताइए, उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? एस योगा, पी योगा, एम योगा या आई योगा? योगा, फटाफट आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप इसको एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है एम योगा, जिसको WHO के साथ मिलकर, सवाल ऐसे भी बन सकता है कि संस्थान के साथ मिलकर ये ऐप बनाई गई जो कि क्या है, एम योगा। आंसर इज एम योगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लिखा है क्या, WHO एंड ओवर वी हैव, हियर वी हैव एम योगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक योगा ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन योगा सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो सेशन था काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग रहा था, और ये हमारा पार्ट 1 था, और हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जो कि हमारा कल होगा, जिसमें हम नेशनल अफेयर्स को और डिटेल में समझेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी चीज़ें हमने बात करी, हमने फ्रीडम इंडेक्स की बात करी, हमने ग्राम उजाला की बात करी, और भी काफ़ी नए नए टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए थे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेंगे वो और भी नए टॉपिक रहेंगे और अच्छे टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों आप हमें क्यों ज्वाइन करेंगे? आप हमें इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि जो हमारा सक्सेस रेशियो है वो हमेशा आ ही रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हम बेसिक्स पर काम करते हैं, हम बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाने बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर हमारी यूट्यूब सेशन देख रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो शाम को भी हमारा 7 बजे सेशन आता है, आप उसे देख रहे हो तो आप देखेंगे कि जो टीचर्स हैं वो कितना डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं, बहुत बेसिक से। अगर आप बहुत बेस लेवल पर भी हो तभी भी वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आप हमारा करंट अफेयर का सेशन और GS का सेशन भी देखते ही होंगे। तो GS के सेक्शन में आप देखते हैं, भले ही बच्चा किसी भी क्लास में क्यों ना हो, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बहुत ही छोटे लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करें और एक हाई लेवल तक, यानी ग्रेजुएट लेवल तक आपको हम चीज़ों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो ये सेशंस आप ज़रूर कंटिन्यू कर रखते रहें। ये सेशन आपको कंटिन्यू इसलिए रखना है क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये सेशन देखते ही देखते आप देखेंगे कितनी नॉलेज आपके अंदर आ गई है, और जिस दिन आप पेपर देने बैठेंगे उस दिन आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये तो बात हो रही है ऑनलाइन की। अगर यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन भी हम इससे अच्छा चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेल में जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है हमारे सामने बैठा होता है, हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि उसकी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जूम क्लासेस के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। आप हमें कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है डेली सुबह 8 से 9 आता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को ऑफ रहता है, और संडे को हमारी क्या होती है, मैराथन की क्लास होती है। आप जितने भी हमारे आप देख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है, जितने भी हैं, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, उन सब पर हम अवेलेबल हैं। जो जो भी आपको नोटिफिकेशन या आपके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हम इन सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल देते हैं। तो आप ज़रूर हमें इन चैनल्स पर, इंजीनियर सक्सेस पर आप फॉलो करिएगा। इन नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम क्या आपके लिए लेकर आएंगे सेकंड पार्ट, जो कि किसका होगा, नेशनल अफेयर जैन से जून तक का होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हम आपके लिए लेने वाले हैं, सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि
आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैं वन लाइनर लेकर आ रहे हैं। वन लाइनर मतलब पूरे साल का लगभग वन लाइनर होगा। उस वन लाइनर में क्या होने वाला है, उस वन लाइनर में आपको सिर्फ वन लाइनर मिलेंगे। यहाँ पर हम तो थोड़ा चीज़ों को डिटेल में भी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पर वहाँ पर वन लाइनर मिलेगा जो कि आप एग्जाम से पहले देख सकते हैं। और फटाफट वन लाइनर में ही लगभग सब पूरा स्पोर्ट्स कवर कर देंगे। आपका वन लाइनर में अलग से एक सेक्शन बना लेंगे जिसमें हम अपने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को कवर कर लेंगे, हर चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मुझे सब बाय बोल देंगे, गुड बाय बोल देंगे। हम आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।